नमस्कार दोस्तों, अनिरुद्ध डिजिटल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम CSS के कुछ महत्वपूर्ण और पावरफुल कंसेप्ट को समझेंगे। चाहे आप शुरुआत कर रहे हो या पहले से CSS लिखते आ रहे हो, इस वीडियो से आपको पोजीशनिंग, एनिमेशन, कस्टम प्रॉपर्टीज, प्री प्रोसेसर्स और टाइपोग्राफी का मास्टर करने की में मदद मिलेगी। तो चलिए बिना किसी देरी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं CSS पोजीशनिंग के बारे में। CSS पोजीशनिंग कब हमें यूज करनी है? जब भी हमें कोई वेब पेज पे कोई भी एलिमेंट को किसी जगह पे रखना है तो हम CSS पोजीशनिंग का यूज करेंगे। तो CSS पोजीशनिंग 5 तरीके से हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले होता है स्टैटिक पोजीशन, उसके बाद आता है रिलेटिव पोजीशन। तो वो अपने पेरेंट के हिसाब से उसको पोजीशन देता है। उसके बाद आता है एब्सोल्यूट पोजीशन, फिर उसके बाद आता है फिक्स पोजीशन। तो कोई पेज पे हमें किसी एलिमेंट को फिक्स कर देना है तो हम वो यूज करते हैं। फिर उसके बाद आता है स्टिकी पोजीशन। स्क्रीन को आप जब भी कभी स्क्रोलिंग करेंगे, स्क्रीन के ऊपर चिपक जाएगा जब आप स्क्रॉल करेंगे। फ्रेंड्स, चलो तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू हम CSS पोजीशनिंग सीखते हैं। तो मैंने क्या किया है फ्रेंड्स कि एक बॉडी का क्लास है यहाँ पे और H1 दिया है और यहाँ पे स्टैटिक एलिमेंट का एक बैकग्राउंड पेडिंग और मार्जिन दिया है और कलर वाइट दिया है। तो ये सबके लिए मैंने एक सेम CSS है, उसके लिए एक ये जितने भी क्लास है उसके अंदर ये CSS लगाई है। तो इससे क्या होगा कि ये जितना भी अलग अलग CSS है वो सब पे एक ही जो कलर एक CSS यूज होगी, सेम सिमिलर। तो इसके लिए मैंने ये रखा है। जो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन है, जैसे कि स्टैटिक पोजीशन के लिए मैंने यहाँ पे रखा है और उसके लिए मैंने क्या किया है, मार्जिन टॉप रखा है 20। तो उसके बाद रिलेटिव एलिमेंट्स आएगा और रिलेटिव को मैंने जो कोई भी एक एलिमेंट है उसको टॉप में से 20 पिक्सल रखेगा उसको, यानी कि वो मूव होगा। एलिमेंट्स डाउन 20 पिक्सल मूव होगा, टॉप से 20 तक मूव होगा। ठीक है। उसके बाद एब्सोल्यूट एलिमेंट है, उसको हमने एब्सोल्यूट पोजीशन दिया है टॉप से 50% और लेफ्ट से 50%। तो ये सब हम देखते हैं। चलो देखो, मैंने यहाँ पे एक ड्यू रखा है। तो सबसे पहले हम ये स्टैटिक वाला लेते हैं। ठीक है, ये सबको हम कमेंट करते हैं। क्या स्टैटिक में क्या रहेगा कि उसकी पोजीशन डिफॉल्ट होती है, स्टैटिक वाला डिफॉल्ट होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, पोजीशन स्टैटिक। उसके बाद आता है रिलेटिव। तो रिलेटिव में क्या होगा, ठीक है, हमने रिफ्रेश किया तो ये रिलेटिव पोजीशन है। ये रिलेटिव पोजीशन है जो टॉप 20 रखा है उसमें। तो ये जो भी है उसको रिलेटिवली ये उसके साथ वो पोजीशन ले लेगा यहाँ से। ठीक है, तो वो हमने रिलेटिव रखा है। ये स्टैटिक पोजीशन है और रिलेटिव का मतलब ये जो है इसके रिलेशन में ये इसकी पोजीशन रखेगा। ठीक है, इसको वो रिलेटिव रखेगा, यानी कि ये जैसे ही उसकी पोजीशन चेंज करेंगे उसके साथ ये चेंज होता है। उसके बाद आता है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट में क्या रहेगा, रिफ्रेश करते हैं तो देखो इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट हो गई। तो ये जितना भी ये यहाँ से यहाँ तक दिखता है उसको यहाँ से लेगा। तो देखो हम यहाँ से इसका जो जो पोजीशन है, ये जो पोजीशन है टॉप 50 है वो खत्म कर देंगे। देखो ऐसा हो गया क्योंकि ये जो रिलेटिव है उसके बाद वो आता है। तो हमने अगर पोजीशन एब्सोल्यूट रखी है, देखो ये इसके नीचे एग्जिट आ गया, पर इसकी पोजीशन अब एब्सोल्यूट करते हैं और इसको टॉप से ले लेते हैं 50। अगर इसको 0 करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। देखो, देखा, ऐसे ऐसे वो आ जाता है। और लेफ्ट रखा है तो वो यहां से मूव होता है। देखो इसको भी अगर 0 करते हैं
तो ये ऐसे हो जाता है, ठीक है। और ये जो बॉडी है, मेन बॉडी, उसमें हमने पेडिंग दिया है देखो 20 का, इसलिए वो ऐसा हो रहा है देखो, ठीक है। तो एब्सोल्यूट में वो हम जो जितना भी पार्ट हम देख सकते हैं उसके हिसाब से उसको टॉप या लेफ्ट बॉटम राइट ऐसा किसी भी जगह से उसको पोजीशन दे सकते हैं। देखो यहाँ से हमने टॉप लिया है, अब इसको हम बॉटम से भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखो बॉटम में आ गया, लेफ्ट की जगह पे राइट कर सकते हैं, ये यहाँ पे आ गया ना, ऐसे ऐसे आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है फिक्स वाला। फिक्स में क्या होगा, देखो अब रिफ्रेश करते हैं तो देखो ये यहाँ से यहाँ तक तो आ गया, ठीक है। और फिक्स में भी कुछ डिफरेंस नहीं है, देखो फिक्स में भी ये यहाँ पे वो आ गया, देखो यहाँ पे हमने टॉप राइट लिखा है, टॉप और राइट 10 पिक्सल, तो वो यहाँ से आ गया। जीरो कर दे तो वो वहां पे होता, देखो, ठीक है। पर अभी क्या होगा, देखो एब्सोल्यूट में मैं स्क्रॉल करूंगा, देखो स्क्रॉल जब करेंगे स्क्रॉल, इसके लिए हम एक पी टैग ले लेते हैं, इसको मैंने सेव किया, रिफ्रेश करते हैं तो देखो अब मैं स्क्रॉल करूंगा, देखो स्क्रॉल करते तो फिक्स वाला वहां पे ही रहता है, एब्सोल्यूट वाला चेंज स्क्रॉल कर दे तो वो चला जाता है, पर फिक्स वाला वो वहां पे फिक्स हो जाता है। तो ये डिफरेंस है फिक्स और एब्सोल्यूट में, ठीक है। अब हम स्टिकी पोजीशन देखते हैं, तो स्टिकी पोजीशन में क्या है, देखो हम इसको रिफ्रेश करेंगे, तो अब इसको स्क्रॉल करते हैं तो देखो इसको स्क्रॉल किया तो यहाँ पे वो स्टिकी हो गया, देखो स्टिकी चिपक जाता है वहां पे। तो अभी तक वो यहाँ तक दिख रहा था, पर जैसे इसको स्क्रॉल करेंगे और टॉप का टच होगा तो वहां पे स्टिक हो जाता है, तो ये है। पर फिक्स में क्या है कि हम जहां पे भी स्क्रॉल करते हैं कुछ टच हो या ना हो तो वो ये फिक्स हो जाता है फिक्स। पर ये कब फिक्स होता है कि जब उसको यहाँ तक टच होगा ये वाला पोर्शन, तब वो देखो यहाँ से फिक्स होगा, ठीक है। देखो और ये तो पहले से ही फिक्स है, तो एब्सोल्यूट फिक्स और स्टिकी ये तीन में ये मेन डिफरेंस है कि एब्सोल्यूट पोजीशन होगी तो वो फिक्स तो होगी स्क्रीन पे, पर जैसे ही हम स्क्रोलिंग करेंगे तो वो मूव हो जाती है तुरंत। और इसमें क्या होगा फिक्स में कि आप किसी भी जगह पे हो वो फिक्स ही रहेगा, स्क्रॉल करोगे तो भी वो फिक्स हो जाएगा। और स्टिकी में यही है कि ये जो टॉप पोर्शन है वो जब यहाँ पे टच करेगा तो वहां पे वो स्टिकी होगा, देखो यहाँ से टच होगा तो अभी वो स्टिकी हो गया, देखो अभी इसको वो वहां से ऊपर नहीं जाएगा। ये मेन तीन डिफरेंस है ये तीनों के बारे में, ठीक है। अब हम देखते हैं सीएसएस ट्रांजिशन देखते हैं, ठीक है। सीएसएस ट्रांजिशन में हमने एक क्लास लिया है और उसमें ट्रांजिशन सीएसएस आता है, उसमें हमने बैकग्राउंड को ट्रांजिशन दिया है। देखो हमने क्या किया है, एक क्लास लिया है ट्रांजिशन एलिमेंट का, ट्रांजिशन एलिमेंट है उसका बैकग्राउंड हमने रेड रखा है और पेडिंग मार्जिन दिया है। और ट्रांजिशन में क्या किया है, बैकग्राउंड कलर होवर हमने यूज किया है, उसको हम स्यूडो क्लासेस बोलते हैं, उसका बैकग्राउंड कलर हमने ब्लू दे दिया है। तो देखो हमने क्या किया, बैकग्राउंड कलर वेयर ट्रांजिशन ड्यूरेशन इज रखा है और उसका कलर ब्लू करना है, तो यहाँ पे ओवर करेंगे तो ब्लू हो जाएगा, देखो ये इसको ट्रांजिशन बोलते हैं। एक कलर में से दूसरी जगह पे कलर करना है, अगर कुछ मूव करना है तो ये सब हम यूज करते हैं। और ऐसे ही ट्रांजिशन में देखो, और हमने क्या किया, अभी कलर चेंज किया, अगर हमें इसको एक जगह से दूसरी जगह पे मूव भी करना है तो हम कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया है, देखो ऐड की फ्रेम्स आता है, ऐड की फ्रेम से हम एनिमेशन कर सकते हैं सीएसएस का। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि देखो हमने मूव राइट किया है, तो हमें जो भी करवाना है, मूव राइट किया उसको क्या रखा है 0% पे वो लेफ्ट पे रहेगा, यानी कि वो यहाँ पे रहेगा। और 100% लेफ्ट यानी कि पूरा 100%, 0 से लेके 100 तक वो जो होता है मूव, ठीक है। उसके बाद एनिमेशन एलिमेंट रखा है, तो पोजीशन हमने क्या रखा है रिलेटिव, उसके बाद हमने एनिमेशन लिखा है। तो देखो एनिमेशन के लिए क्या है,
मूव राइट। तो एनिमेशन की सीएसएस ली, उसमें हमने जो ये लिखा है की फ्रेम, यहाँ से यहाँ मूव होना चाहिए, तो ये जो भी नाम है वो यहाँ पे रखना है, ठीक है। यहाँ पे जो भी नाम होगा वो यहाँ पे रखना है, और वो कितने टाइम तक रहेगा और कैसे रहेगा, एक बार प्ले करेगा या फिर इन्फिनिट रहेगा, वो हम यहाँ पे लिखते हैं। और उसके बाद बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड का कलर क्या रहेगा वो हमने रखा है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं, चलो ठीक है, इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो देखो ये कैसे हो रहा है, लेफ्ट से यहाँ से ऐसे मूव हो रहा है, देखो यहाँ से देखोगे बड़ी स्क्रीन में, तो देखो ये यहाँ से यहाँ तक मूव हो रहा है, ठीक है। तो इसको एनिमेशन बोल सकते हैं। तो ऐसे हम एनिमेशन का भी यूज कर सकते हैं सीएसएस से, ठीक है। उसके बाद आता है टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी में हमने ऑलरेडी सीखा था, H1 होता है, H2, H3, P टैग होता है, तो उसको हम टाइपोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। टाइपोग्राफी एग्जांपल देखो, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, लाइन हाइट, लेटर स्पेसिंग्स देते हैं, मार्जिन टॉप देते हैं, तो ये सब हम यूज करते हैं, उसको हम टाइपोग्राफी बोलते हैं। देखो यहाँ पे हमने जो भी दिया है वो ऐसे हम दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सास और नेस्टिंग एग्जांपल। तो सास में क्या होगा, देखो हम नॉर्मल कोई भी HTML लिखेंगे तो हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ऐसे हम उसको लिखते हैं सीएसएस। पर अगर सास में हमें कुछ ऐसा लिखना है सास में, तो हम कैसे लिखेंगे वो एग्जांपल में आप दिखाता हूँ। देखो सास में अगर हमें लिखना है तो हमें ऐसे नेव लिखना पड़ेगा, उसके अंदर जो भी बैकग्राउंड है वो हमने यहाँ पे बैकग्राउंड लिखा, ठीक है। उसके बाद यूएल आता है, तो देखो यहाँ से ये क्लोज नहीं होता, उसके अंदर ही यूएल टैग ऐसे आता है, और उसके अंदर हम जो भी स्टाइल है वो ऐड कर सकते हैं। और यूएल खत्म नहीं होता है, उसके अंदर भी एलआई आता है, और उसके अंदर हम ऐसे उसको क्लास दे सकते हैं। तो ये जो नेस्टिंग है, तो क्या होगा, ये जो नेव है इसके अंदर यूएल है और उसके अंदर एलआई है, तो हमें ये जो है, देखो यहाँ पे हमने बार बार एक कोड लिखा, पहले नेव का लिखा, नेव के यूएल लिखा, नेव यूएल एलआई लिखा है, तो ये जो अलग अलग है वो साथ में ऐसा अलग अलग सीएसएस हमें नहीं लिखनी पड़ती है। तो एक के अंदर ही एक नेस्टेड ऐसे नेस्टिंग सीएसएस हम यूज कर सकते हैं। देखो नेव के अंदर यूएल लिख दिया, यूएल के अंदर एलआई लिख दिया, ऐसे हम इसको नेस्टिंग से बना सकते हैं, तो हमारा फास्ट हो जाता है अगर कोई भी प्री प्रोसेसर हम यूज करते हैं, सास या लेस। फ्रेंड्स सीएसएस वेरिएबल का यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऐसा रूट लिखेंगे, रूट के अंदर हमें जो भी वेरिएबल बनाना है, तो वेरिएबल बनाने के लिए हम सबसे पहले ऐसे दो डैश करेंगे ऐसे, ठीक है। उसके अंदर हम जो भी क्लास है हमारा मेन डॉट बीजी कलर है, तो हम ऐसे लिखेंगे, फॉन्ट साइज ऐसे लिख देंगे, फिर फॉन्ट फैमिली आएगी वो लिख देंगे, अगर कुछ ट्रांजेक्शन है उसका ऐड करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं। और उसके बाद जो डिफॉल्ट जो भी सीएसएस होती है कुछ, तो इनहेरिटेंस होती है, तो वो सब प्रिवेंट करने के लिए हम ऐसा स्टार लेके मार्जिन पेडिंग बॉक्स साइजिंग को हम ऐसा लिख देते हैं, तो उससे क्या होगा कि कोई पी टैग है, H1 है, उसको डिफॉल्ट मार्जिन पेडिंग कुछ लग जाता है, तो वो ना लगे, तो वो इसके लिए हम ये यूज करते हैं। तो आप कभी भी कोई वेबसाइट बनाओ तो उसमें बाय डिफॉल्ट ये आपको ऐड कर ही देने का होता है, ठीक है। इससे क्या होगा, जो डिफॉल्ट सीएसएस मार्जिन पेडिंग लग जाती है कहीं पे, तो इससे आपको दिक्कत आ जाती है, तो वो ना आए इसकी वजह से हम ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो देखो हमने पूरी वेबसाइट में इतने वेरिएबल्स यूज हो गए, तो हमने ऐसे वेरिएबल बना सकते हैं। तो देखो हमें अगर वेरिएबल का यूज करना है तो कैसे करेंगे, फॉन्ट फैमिली हमने लिया, उसके बाद हम वेर लिखेंगे, वेर के अंदर ऐसे हम ब्रैकेट्स बनाएंगे, और उसके अंदर डैश डैश करके हमने जो भी नाम दिया है, यहाँ पे आप जो भी नाम दोगे, कुछ डिफरेंट भी देख सकते हो, देखो फॉन्ट फैमिली या फॉन्ट एरिया ऐसा भी लिख सकते हो, तो फिर हमें कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ऐसा नाम लिखना है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं रिमूव करता हूँ, तो यहाँ पे जो भी नाम होगा वो यहाँ पे रहेगा। और ऐसे ही हमने साइज दिया, मेन कलर बीजी कलर दिया, बैकग्राउंड का वो कलर वाइट रखा है,
तो ऐसे हम वेरिएबल्स का यूज कर सकते हैं। तो इसका बेनिफिट्स क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ। देखो हम एक और वेरिएबल्स ले लेते हैं। देखो डैश डैश और कलर, कलर का हम यहाँ पे रेड कलर ले लेते हैं। ठीक है, मैंने सेव किया। तो हम हम ये जो कलर है ना, ये कलर को हम H1 में देते हैं। ठीक है, हम ऐसे कलर देंगे और इसको वेर ऐसे लिखेंगे और इसके अंदर देखो आपको यहाँ पे सब आ जाएगा, जितने भी वेरिएबल बनाए हमें ये चाहिए तो हमने ये क्लिक किया। अब हम एक पी टैग भी ले लेते हैं। पी टैग मैंने लिया। ठीक है, उसका भी कलर हमने ये दे दिया। ठीक है, इसको कॉपी कर दे, फिर से हम H2 भी लेते हैं। ठीक है, उसका कलर हमने ये दे दिया। देखो अब तीन जगह पे हमने वेरिएबल का यूज करके एक बनाया है। तो हम अब पेज में जाते हैं। अब हम H2 लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद पी टेक कर दें। ठीक है, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। देखो यहाँ पे हमने सभी जगह पे वेरिएबल लिख दिया है। ठीक है, तो अब क्लाइंट ऐसा बोल रहा है कि हमें उसको ये रेड कलर नहीं चाहिए, उसको ये ऑरेंज कलर में चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे? अगर आप वेरिएबल यूज नहीं करते तो आपको अपनी वेबसाइट में जहां पे भी रेड कलर है उसको चेंज करना पड़ेगा। तो क्या करोगे आप? या तो फिर मैन्युअली चाहोगे या फिर फाइंड एंड रिप्लेस करके वो चेंज करोगे। अगर कहीं जगह पे ऐसा है कि कोई जगह पे रेड कलर आपने यूज कर लिया है, उसको नहीं हटाना है और तीन चार जगह पे आपको चेंज करना है, तो फिर क्या करोगे? तो वो सब आपको देखना पड़ेगा। पर अगर आपने वेरिएबल ऐसे यूज किया है और उसको उसने ऐसा बोला है कि यहाँ पे पर्पल कर देना है, कोई कोई भी अलग कलर, देखो हम्म ठीक है, तो इसको रिफ्रेश करेंगे। देखो ये सभी जगह पे वो हो गया जी। फिर बैकग्राउंड का कलर उसको ये नहीं चाहिए, व्हाइट कलर चाहिए, ग्रे जैसा चाहिए। चलो तो क्या करेंगे? ठीक है, इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखो हो गया तुरंत। तो वेरिएबल का यूज करके हम अगर CSS लिखेंगे तो हमें ये भी सब बेनिफिट्स है। तो हम जब भी वेबसाइट बनाएंगे तो मेन मेन चीज है ये सब कि ये इस ऐसे ही जो स्टेप है मैं आपको बताऊंगा उसी स्टेप से ही बनाएंगे। तो फास्ट वे से और इजी तरीके से हम अपना स्मार्ट CSS का कोड लिख सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हमने देखा कि CSS वेरिएबल्स क्या होते हैं। फिर उसमें कस्टम प्रॉपर्टीज लाइक मेन बीजी कलर, फिर फॉन्ट साइज, ट्रांजिशन ड्यूरेशन, ये सब हम ऐड कर सकते हैं। फिर रूट रूट सिलेक्टर से की मदद से हम वो उसको में वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, कौन कौन से वेरिएबल है, और उसका वेरिएबल हम जब भी कोई क्लास बनाएंगे तो उसके अंदर हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर CSS पोजीशनिंग होती है। CSS पोजीशनिंग हम 5 तरीके से दे सकते हैं, जैसे कि स्टैटिक एलिमेंट्स है, रिलेटिव एलिमेंट्स है, एब्सोल्यूट एलिमेंट्स है, फिक्स एलिमेंट्स है, स्टिकी एलिमेंट्स है, ये सब अलग अलग है। ठीक है, तो हमने वो सब सीखा। उसके बाद हमने CSS ट्रांजिशन क्या होता है, अगर बैकग्राउंड का कलर रेड है और उसके ओवर पे हमें कुछ कलर चेंज करना है तो वो स्मूथली चेंज हो जाए, तो हमने वो ट्रांजिशन यूज किया है, कैसे करेंगे। फिर हमने सीखा कि एनिमेशन कैसे यूज करते हैं। तो एनिमेशन के लिए हम की फ्रेम का यूज करते हैं और की फ्रेम के अंदर हम जो भी एनिमेशन का नाम देखें, तो जब भी हमें कोई भी एनिमेशन करना है तो वहां पे वो नाम हम सेम रखते हैं। ठीक है, ऐसे हम एनिमेशन भी करवा सकते हैं। तो क्या है, एनिमेशन इज लाइक पोजिशनिंग, मूविंग इट हॉरिजॉन्टली अक्रॉस द स्क्रीन, हम ऐसा सब कर सकते हैं। ठीक है, फिर कुछ कुछ हमें बाउंस करवाना है, टॉप से ऊपर नीचे जाए ऐसा बाउंस करवाना है तो हम एनिमेशन से कर सकते हैं। उसके बाद हमने टाइपोग्राफी सीखी है। टाइपोग्राफी में जैसे फॉन्ट साइज, लाइन हाइट, फॉन्ट वेट, फिर वर्ड रैपिंग आती है, ये सब आता है अलग अलग। फिर सास और लेस जो CSS प्री प्रोसेसर है,
तो उसमें नेस्टिंग कैसे यूज़ करते हैं, नेव के अंदर यूएल, यूएल के अंदर एलआई, ये सब ऐसे सास का यूज़ करेंगे तो हम वो बेनिफिट्स होता है। तो ऐसे प्री प्रोसेसर भी होते हैं, सास और लेस, ये दो है। तो हम इसका भी यूज़ करके हम बना सकते हैं। तो हमें वो सीएसएस इजी वे से लिख सकते हैं, ज़्यादा कोड नहीं लिखना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है और आपको बेसिक से लेके एडवांस तक अगर वेब डिज़ाइनिंग पूरा कोर्स सीखना है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक यू।